कहानी जर्मनी के एक छोटे से शहर विंडन में घटती है, जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस शहर की बिजली और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी नींव यहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्लांट की डिजाइन और निर्माण का काम 1953 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे आधिकारिक मंजूरी 1960 में मिली। सरकारी परमाणु ऊर्जा कानून के अनुसार इसे 2020 में बंद किया जाना था। यह अब तक पूरे जर्मनी का सबसे लंबे समय तक बिना किसी खराबी के चलने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके विशाल टावर दिन रात लगातार सफेद धुआं उगलते रहते हैं। हमारे मुख्य किरदार हुआंग माओ गे के पिता ने 21 जून 2019 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा। लिफाफे पर साफ लिखा था कि इसे 4 नवंबर को रात 10:13 से पहले नहीं खोला जाए। वह चिट्ठी परिवार की तस्वीर के पास रखी हुई थी। तस्वीर में पिता के अलावा यूजी नाइनाई, हुआंग माओ गे और उसकी मां नाना थे। चारों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पिता की मौत ने पूरे परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया। यूजी नाइनाई ने चुपके से वह चिट्ठी अपने पास रख ली। उसने कुछ समय के लिए अपनी बहू और पोते से भी दूरी बना ली। वह हर दिन अपने बेटे की आखिरी चिट्ठी के सामने बैठी रहती और उस पल का इंतजार करती जब उसे खोला जा सके। दूसरी तरफ हुआंग माओ गे को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा था। वह कई महीनों से डॉक्टर अनवेई की देखरेख में मनोवैज्ञानिक उपचार ले रहा था। करीब 6 महीने बीत गए। समय आ पहुंचा 4 नवंबर का। अब हुआंग माओ गे की हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। वह दोबारा स्कूल लौटने की तैयारी कर रहा था। उसकी मां नाना शायद सबसे जल्दी इस दुख से बाहर निकल आई थी। इस समय वह एक दूसरे आदमी ए च्यांग के साथ प्यार भरे पल बिता रही थी। दोनों के बीच माहौल काफी रोमांटिक था। तभी नीचे से उसके बेटे की आवाज सुनाई दी। नाना ने प्यार से ए च्यांग से कहा कि वह उससे प्यार करती है। ए च्यांग ने बस इतना कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, और फिर खिड़की से बाहर निकल गया। रुको, खिड़की से? दरअसल ए च्यांग पहले से शादीशुदा था। वह दौड़ लगाने के बहाने यहाँ चोरी छिपे मिलने आया करता था। ये रिश्ता काफी रोमांचक लेकिन खतरनाक था। ए च्यांग शहर का पुलिस अधिकारी था। उसकी पत्नी ए जेन शहर के स्कूल की प्रिंसिपल थी। दोनों के 3 बच्चे थे, लुआन फागे, वेजिन में, और सबसे छोटा बेटा मो शूदी, जिसे जादू के खेल बहुत पसंद थे। जैसा कि बड़े परिवारों में होता है, सुबह का समय सबसे ज्यादा व्यस्त रहता था। लुआन फागे अपनी जैकेट ढूंढ रहा था। वेजिन में अफ्रीकी शरणार्थियों की मदद से जुड़ी एक गतिविधि में लगी हुई थी, और छोटा बेटा मो शूदी जिद कर रहा था कि वह स्कूल में कंकाल वाली ड्रेस पहनकर जाएगा। एजेन पूरे घर को व्यवस्थित तरीके से संभाल रही थी, लेकिन वह अपने छोटे बेटे को कपड़े बदलने के लिए मना नहीं पा रही थी। उधर उसका पति हमेशा बच्चों को बिगाड़ने वाले पिता की भूमिका निभाता था। वह बड़े मजे से मोशूदी का जादू देख रहा था। मोशूदी पीले रंग के पेंट का इस्तेमाल करके चीजें गायब करने का जादू दिखा रहा था। कई महीनों बाद हुआंग माओ गे स्कूल वापस लौटा। वहां फू सान डाई उत्साह से उसके पास आया और उसका स्वागत किया। जब हुआंग माओ गे इलाज के लिए बाहर था, तब फू सान डाई सबको यही बताता रहा कि वह फ्रांस में एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर गया है। उसकी बीमारी की बात उसने सबसे छिपा कर रखी थी। ऑडिटोरियम में पहुंचकर हुआंग माओ गे की नजर वेजिन मेई पर पड़ी। दोनों पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब उसे पता चला कि वेजिन में फू सन डाई की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इधर स्कूल का एक लड़का होंग माओ कुछ समय पहले लापता हो गया था। पूरे शहर में उसकी गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए थे। उसके माता पिता लगभग हर दिन पुलिस स्टेशन जाते थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा जल्द मिल जाएगा। जेन ने सभी छात्रों से कहा कि अगर किसी को होंग माओ के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को बताए। च्यांग इस मामले को लेकर काफी शांत था। उसे लगता था कि लड़का शायद घर से भाग गया होगा, लेकिन ए फैंग को शक था कि किसी ने उसका अपहरण किया है। इतना ही नहीं, उसे ए च्यांग के छोटे भाई की याद भी आ गई। च्यांग का भाई 33 साल पहले अचानक गायब हो गया था। आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। ये घटना च्यांग माँ के दिल का सबसे बड़ा घाव बन चुकी थी। वह अक्सर उसी जंगल में भटकती रहती थी जहाँ उसका छोटा बेटा गायब हुआ था। उसे आज भी उम्मीद थी कि किसी दिन उसका कोई सुराग मिलेगा। इस बार जंगल में उसे एक पुराना चॉकलेट रैपर मिला। ये वही ब्रांड था जो उसके छोटे बेटे को बहुत पसंद था। अब उसे लगने लगा था कि होंग माओ की गुमशुदगी और उसके बेटे के गायब होने के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। लेकिन ए च्यांग ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माँ के घर से निकलने के बाद उसने नाना को फोन किया। दोनों ने रात को फिर मिलने का तय किया। उधर एजन को अपने पति के रनिंग सूट में एक बाल मिला, और यहीं से उसके मन में शकी एक नई चिंगारी जल उठी। एजन को अपने पति के रनिंग सूट में सिर्फ एक बाल ही नहीं मिला था, उस पर किसी दूसरी औरत के परफ्यूम की खुशबू भी लगी हुई थी। उधर नाना न्यूक्लियर पावर प्लांट में टेक्नीशियन के रूप में काम करती थी। आज उसके काम का एक हिस्सा तीसरी पीढ़ी की प्लांट डायरेक्टर की मालिश करना भी था। ये डायरेक्टर 33 साल पहले अकेले विंडन शहर में आई थी। उसकी पीठ पर एक अजीब निशान था। हाल के दिनों में वह उसे काफी परेशान कर रहा था। मालिश करवाते हुए उसने नाना से अपने दर्द के बारे में बात की। उसका मानना था कि घाव में होने वाला दर्द मौसम बदलने का संकेत देता है। उसे महसूस हो रहा था कि शहर में जल्द ही बारिश होने वाली है। होंग माओ की गुमशुदगी से सिर्फ उसके माता पिता ही परेशान नहीं थे,
शहर की होटल मालिक भी बेहद चिंतित थी। लोग उस जगह छुट्टियां मनाने नहीं आना चाहते थे जहां कोई बच्चा लापता हो गया हो। होटल में मेहमान नहीं आ रहे थे और बिना आमदनी के वह बैंक का कर्ज भी नहीं चुका पा रही थी। बैंक की लगातार मांगों ने उसकी चिंता और बढ़ा दी थी। उस रात स्कूल में अभिभावकों की बैठक रखी गई। इस बैठक का नेतृत्व पुलिस अधिकारी ए फैंग और प्रिंसिपल ए जेन कर रहे थे। वे चाहते थे कि सभी माता पिता होंग माओ की गुमशुदगी को गंभीरता से लें। बैठक के दौरान होटल मालिक और ए जेन के बीच तीखी बहस होने लगी। इसी बीच नाना चुपके से वहां से निकल गई। वह स्कूल के एक सुनसान कोने में पहुंची जहां ए चांग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। उधर वृद्धाश्रम में एक बूढ़ा आदमी लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, फिर से होने वाला है, फिर से होने वाला है। वह बेचैनी से अभिभावक बैठक वाली जगह पहुंच गया। वहां भी वह बार बार यही शब्द दोहराता रहा। उस बूढ़े का नाम हेगर था। वह डॉक्टर अनवे का पिता और ए फैंग का ससुर था। ए फैंग को लगा कि उसके ससुर की मानसिक हालत फिर बिगड़ गई है, इसलिए वह उन्हें तुरंत वहां से बाहर ले गई। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, शहर में बारिश शुरू हो गई। तब हेगर ने पहली बार कुछ अलग कहा, लेकिन उसके शब्द और भी ज्यादा अशुभ थे। ऐसा कहा जाता था कि होंग माओ के गायब होने से पहले उसने चुपके से विंडन केव के पास गांजा छिपाया था। विंडन केव शहर के जंगलों के बेहद अंदर स्थित थी। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को उस जगह से दूर रहने की चेतावनी देते थे। फू संडाई उस छिपे हुए गांजे को ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने हुआंग माओ गे, लुआन फागे और वेई जिन मे को साथ चलने के लिए मना लिया। उन्होंने रात में वहां जाने की योजना बनाई। उधर उसी रात माता पिता की बैठक भी थी। घर की नौकरानी भी बीमार पड़ गई थी। इस वजह से लुआन फागे को अपने छोटे भाई मोशू दी को भी साथ ले जाना पड़ा। कुछ देर बाद पांचों बच्चे गुफा के पास पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां गांजा नहीं मिला। दरअसल पहले से ही लुआन फागे पर नजर रखने वाली जिम्नास्ट गर्ल ने उनकी योजना सुन ली थी। वह उनसे पहले वहां पहुंच गई थी और गांजा अपने कब्जे में ले चुकी थी। ये देखकर फू संडाई गुस्से से भड़क उठा। उसने जिम्नास्ट गर्ल को जमीन पर धक्का दिया और उसके हाथ से गांजा छीन लिया। तभी अचानक उनके पीछे मौजूद विंडन केव के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अजीब चीज आसपास तेजी से दौड़ रही हो। साथ ही उनकी टॉर्चें भी टिमटिमाने लगी। डर के मारे सभी बच्चे तुरंत वहां से भागने लगे। सिर्फ हुआंग माओ गे ने पीछे मुड़कर मो शूदी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। वह उसे साथ लेकर भागना चाहता था, लेकिन भागते समय हुआंग माओ गे ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब वह उठकर खड़ा हुआ तो मो शूदी वहां से गायब हो चुका था। तभी उसे किसी ने उसका नाम पुकारते हुए सुनाई दिया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और लेकिन पीछे मुड़ते ही उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसके सामने उसके पिता खड़े थे। उनका पूरा शरीर और चेहरा काले गंदे पदार्थ से ढका हुआ था। यह दृश्य देखकर हुआंग माओ गे बुरी तरह डर गया और पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। जब वह मुख्य सड़क तक पहुंचा तब तक वह सुरक्षित जगह पर आ चुका था। इस समय शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी सभी बच्चों को एहसास हुआ कि मोशू दी उनके साथ नहीं है। जब बच्चे विंडन केव के पास पहुंचे थे तब समय ठीक रात 10:13 था। उसी समय यूजी 99 ने आखिरकार वह चिट्ठी खोल ली। चिट्ठी पढ़ने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। वह सदमे से कांपने लगी और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इधर बच्चों ने मोशू दी के गायब होने की सूचना पुलिस को दे दी। उनके माता पिता भी तुरंत जंगल पहुंच गए। तब तक बारिश रुक चुकी थी। पांचों बच्चे ठंड और डर से कांपते हुए एक साथ खड़े थे। उनकी माएं दौड़ कर आईं और उन्हें गले लगा लिया, लेकिन हुआंग माओ गे चुपचाप खड़ा रहा। वह अब भी यही सोच रहा था कि उसने अपने पिता को सचमुच देखा था या वह सिर्फ उसका भ्रम था। चांग ने पहले यह सुनिश्चित किया कि बाकी बच्चे सुरक्षित हैं। फिर वह बिना समय गंवाए जंगल के अंदर भाग गया। वह अपने छोटे बेटे को ढूंढना चाहता था। अगली सुबह एफैंग पुलिस टीम के साथ गुफा के आसपास जांच करने पहुंची। तभी उसके पति अनवे का फोन आया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन बार बार हिचकिचा रहा था। आखिर में उसने कुछ भी नहीं कहा और फोन काट दिया। फोन रखने के बाद वह चुपचाप बाइबल पढ़ने लगा। उधर जंगल में पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली। यह खबर मिलते ही ए चांग तुरंत मौके पर पहुंच गया, लेकिन वह शव उसके बेटे मोशू दी का नहीं था और न ही वह लापता होंग माओ था। उस बच्चे की आंखों के आसपास का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था। उसने 80 के दशक के कपड़े पहन रखे थे। उसके पास एक पुराना वॉकमैन पड़ा था और उसके अंदर लगी कैसेट अब भी घूम रही थी। उसी समय होंग माओ एक अजीब से बच्चों के कमरे में कैद था। उसे बेल्टों से कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। उसकी गर्दन में लाल रंग की रस्सी डाली गई थी। उस रस्सी में 1986 का एक फैनिक सिक्का पिरोया हुआ था। जैसे जैसे कमरे में मशीनों की आवाज तेज होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक प्रयोग शुरू होने वाला है। इस पहले एपिसोड में ऊपर से देखने पर 2 बच्चे लापता दिखाई देते हैं। पहला होंग माओ और दूसरा मोशू दी। लेकिन असल में इस रहस्य के पीछे एक तीसरा मामला भी छिपा हुआ है। वह है ए चांग के छोटे भाई का मामला, जो 33 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आने वाले एपिसोड्स में इन सभी रहस्यों की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। इस सीरीज में बहुत सारे किरदार हैं और लगभग
लगभग हर किरदार कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। पहले एपिसोड में जिन लोगों को हमने देखा है वे पूरी कहानी के किरदारों का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। याद रखने में आसानी के लिए अब परिवारों के हिसाब से उन्हें समझ लेते हैं। हुआंग माओगे का परिवार सबसे सीधा है। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई है। परिवार में अब यूजी नाइनाई और उसकी मां नाना है। अचांग और एजन के 3 बच्चे हैं। उनके माता पिता भी अभी जीवित हैं। अचांग जिस नीलसन परिवार से आता है उसे आगे आसान तरीके से ओल्ड वैंग फैमिली कहा जाएगा। फूसान दाई टीडमन परिवार से है। उसके पिता न्यूक्लियर पावर प्लांट के तीसरी पीढ़ी वाले डायरेक्टर हैं और उसकी मां होटल की मालिक है। आगे चलकर उसकी दादी भी कहानी में दिखाई देंगी जो दूसरी पीढ़ी की प्लांट डायरेक्टर रह चुकी हैं। इतना अमीर परिवार होने की वजह से इन्हें खैन फैमिली कहा जाएगा। सुनने में ही कितना अमीर लगता है। हेगर डोपलर परिवार से है। उसका बेटा अनवेई वही डॉक्टर है जो हुआंग माओगे का मनोवैज्ञानिक उपचार कर रहा है। अनवेई की पत्नी ए फांग पुलिस अधिकारी है। दोनों की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जिमनास्ट गर्ल और छोटी बेटी लॉन्ग या मे। आसान रखने के लिए इस परिवार को लियू फैमिली कहा जाएगा। इस पूरे शहर के लगभग हर बड़े इंसान के पास कोई न कोई राज छिपा हुआ है। नाना को अपने पति की मौत हुए अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए, फिर भी वह ए चांग के साथ संबंध बना चुकी है। दूसरी तरफ ए चांग भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। ए फैंग और अनवेई पति पत्नी तो हैं, लेकिन उनके बीच पति पत्नी जैसी नजदीकी लगभग खत्म हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विंडन केव के अंदर से आने वाली वह डरावनी आवाज आखिर क्या थी? क्या बच्चों के गायब होने का संबंध 33 साल पुराने मामले से है? मो शूदी आखिर गया कहां? और जंगल में मिला वह जली हुई आंखों वाला बच्चा कौन था? इन सभी सवालों के जवाब कहानी आगे चलकर देगी। समझदार दर्शकों के मन में अब तक शायद कई जवाब उभरने लगे होंगे, लेकिन अभी जल्दी मत कीजिए। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम डार्क के पहले सीजन के दूसरे एपिसोड पर आते हैं। पिछली बार जंगल में एक अज्ञात लड़के की लाश मिली थी। उस लड़के की उम्र लगभग 10 से 12 साल के बीच थी। अनुमान लगाया गया कि उसकी मौत करीब 16 घंटे पहले हुई थी। उसकी आंखों का हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। इस वजह से उसका चेहरा पहचानना लगभग असंभव था। उसके कानों के अंदर का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। कान के पर्दे पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि शरीर का संतुलन बनाए रखने वाली अंदरूनी संरचना भी पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। लड़के के कपड़े और जूते 80 के दशक के थे। उसके कपड़ों पर लाल रंग की मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन वह मिट्टी उस जगह की नहीं थी जहां शव मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं और से यहां लाकर फेंका गया हो। उसकी गर्दन में लाल धागे से बंधा हुआ 1986 का एक फेनिक्स सिक्का भी था। उसके वॉकमैन में भी 80 के दशक के गाने चल रहे थे। इस समय पुलिस के सामने पहले से ही 2 बच्चों के लापता होने के मामले थे। एफैंग ने इस नए मामले को वन आइड मैन के हवाले कर दिया। उसे जांच का समन्वय करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को आदेश दिया गया कि इस अज्ञात लड़के की लाश की खबर जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वन आइड मैन ने चुपचाप गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसने आसपास के सभी इलाकों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वह चाहता था कि मामला बिना किसी बड़े हंगामे के सुलझ जाए, क्योंकि शहर के लोगों की मानसिक स्थिति पहले ही काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी। होंग माओ और मोशुदी की गुमशुदगी की खबर रेडियो पर प्रसारित की जा रही थी, लेकिन जब अनवेई ने यह समाचार सुना तो वह अचानक टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर छांग डैड ने मौका देकर खून लगे एक स्वेटर को चुपके से वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उसके बाद वह घर से निकलने लगा। उसे पुलिस की खोजी टीम के साथ शामिल होना था। चैंग मॉम ने फोन पर संदेश छोड़ने के बाद उसे पूछा कि पिछली रात वह घर पर क्यों नहीं था। चैंग डैड ने कोई बहाना बनाकर बात डाल दी, लेकिन एक माँ की भावना उसे बार बार यही कह रही थी कि उसके पोते की गुमशुदगी और 33 साल पहले उसके छोटे बेटे की गुमशुदगी के बीच कोई संबंध है। उधर चैंग डैड भी खोजी टीम के साथ जंगल में गया, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे अपने पोते के जीवित मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। चुपके से उसने एक भूरी नोटबुक अपनी जेब में रख ली। दूसरी तरफ चैंग मॉम अपने छोटे बेटे चैंग दी का पसंदीदा खिलौना लेकर उसकी प्रतीकात्मक कब्र पर पहुंची। वहां उसने पुराना खिलौना हटाकर नया रख दिया। चैंग को शक था कि मोशु दी कहीं विंडन केव के अंदर खो गया है। वह खुद वहां गहराई तक जांच करने पहुंचा। तभी उसे गुफा के भीतर एक लोहे का दरवाजा मिला। उस पर खतरे का निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह रास्ता सीधे न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर जाता है। चैंग को डर था कि कहीं उसका बेटा उस दरवाजे के पार तो नहीं चला गया। वह तुरंत पावर प्लांट की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन वह इलाका अत्यधिक सुरक्षा वाला क्षेत्र था। वहां जाने के लिए कानूनी तलाशी वारंट जरूरी था। उसे याद आया कि कुछ लोगों ने पहले भी कहा था कि मौजूदा गुमशुदगी के मामले का संबंध 33 साल पुराने मामले से हो सकता है। अब ए चांग भी यही सोचने लगा था। लापता बच्चे और अज्ञात लड़के की लाश दोनों ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास मिले थे, इसलिए पावर प्लांट की जांच अब बेहद जरूरी हो गई थी। उधर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर तीसरी पीढ़ी की डायरेक्टर किसी महत्वपूर्ण काम में लगी हुई थी। वह होंग माओ के पिता को आदेश दे रही थी कि कुछ सामान जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए और यह काम हर हाल में उसी रात पूरा होना चाहिए। इस बीच पुलिस की टीमें अब भी जंगल में सघन तलाशी अभियान चला रही थीं। उसी समय कुछ दूरी पर एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। वह दूर
खड़ा होकर पुलिस की गतिविधियों को देख रहा था। फिर वह सीधे होटल मालिक की होटल में पहुंचा और एक कमरा किराए पर मांगा। उस रहस्यमय आदमी के पास भी एक भूरी नोटबुक थी। ध्यान से देखने पर उसकी गर्दन पर गहरा फंदे जैसा निशान दिखाई देता था। उसकी पीठ पर भी कई पुराने घावों के निशान थे। कमरे में पहुंचकर उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने दीवारों पर भूल भुलैया और तारों भरे आकाश की तस्वीरें लगा दी। टेबल पर समय यात्रा से जुड़ी एक किताब रखी हुई थी। फिर उसने चाबी से अपना सूटकेस खोला। उसके अंदर एक पुरानी और अजीब मशीन रखी हुई थी। और तभी विंडन शहर में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। फैंग ने ए चांग को बताया कि तीसरी पीढ़ी की प्लांट डायरेक्टर तलाशी वारंट जारी होने में रुकावट डाल रही है। इस समय ए चांग के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका बेटा था। उसने नाना की 12वीं फोन कॉल भी ठुकरा दी। उधर ए जन बारिश में खड़ी दूर कहीं देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसका छोटा बेटा किसी तरह वापस लौट आएगा। लुअन फागे घर पहुंचा और गुस्से तथा अपराध बोध में दीवार पर मुक्के मारने लगा। उसके हाथों से खून निकल आया, लेकिन उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। वे जिन मेई ने भी अपने बॉयफ्रेंड फू सान डाई का फोन उठाने से इनकार कर दिया। मोशू दी के गायब होने से उनका खुशहाल परिवार पूरी तरह टूट चुका था। कुछ देर बाद ए चांग फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचा। अब वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं था, वह अपने बच्चे को खो चुका एक बेबस पिता था। उसने डायरेक्टर से विनती की कि उसे अंदर जाने दिया जाए। वह सिर्फ गुफा के पास वाले हिस्से की जांच करना चाहता था, लेकिन तीसरी पीढ़ी की डायरेक्टर का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। उसने साफ कह दिया कि बिना वारंट के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। गुस्से और बेबसी में ए चांग वापस पुलिस स्टेशन लौट आया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नाना उसका इंतजार कर रही थी। अपने अवैध संबंध को लेकर परेशान ए चांग तुरंत उसे रिकॉर्ड रूम में ले गया। नाना ने कहा कि वह उसकी चिंता में यहाँ आई है। फिर उसने बिना देर किए उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन इस समय ए चांग का बेटा लापता था। ऐसे हालात में उसके मन में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने नाना को ठुकरा दिया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन में रखे सबूतों की दोबारा जांच शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई नया सुराग मिल जाए। जांच के दौरान उसे पता चला कि होंग माओ के पिता के पास एक वैन थी और जिस रास्ते के पास बच्चे गायब हुए थे वहाँ वैन के टायरों के निशान मिले थे। होंग माओ का पिता न्यूक्लियर पावर प्लांट में ड्राइवर भी था। इस वजह से वह आसानी से अंदर बाहर जा सकता था। चांग को उस पर शक होने लगा। वह चुपके से होंग माओ के पिता के गोदाम में घुस गया। वहाँ उसे जमीन के नीचे जाती हुई एक लोहे की जंजीर मिली। जंजीर खींचने पर एक गोल प्लास्टिक का पैकेट बाहर निकला। तभी होंग माओ का पिता वहाँ पहुँच गया। उसने बंदूक तान कर ए चांग को रुकने के लिए कहा, लेकिन जब पैकेट खोला गया तो उसमें सिर्फ गांजा निकला। तब सच्चाई सामने आई। होंग माओ और उसका पिता मिलकर गांजा बेचते थे, इसी से वे पैसे कमाते थे। होंग माओ के पिता ने यह भी कहा कि वह पिछली रात पावर प्लांट नहीं गया था और मोशू दी की गुमशुदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वह खुद ए चांग से पूछने लगा कि उसका बेटा कहाँ है, लेकिन ए चांग के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ माफी मांग सका। आखिर दोनों ही अपने बच्चों को खो चुके दुखी पिता थे। दूसरी तरफ वांग माओ गे अपने पिता के उस कमरे में गया जहाँ उन्होंने आत्महत्या की थी। कमरे की दीवारों पर कई पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन उन पर किसी ने रंग पोतकर उन्हें ढक दिया था। तलाशी लेते समय वांग माओ गे को लकड़ी के पैनल के पीछे एक नक्शा मिला। वह विंडन केव का अंदरूनी नक्शा था। उस पर गुफा के रास्ते बने हुए थे और साथ में एक रहस्यमय वाक्य लिखा था, रास्ता कहाँ है। ये देखकर वांग माओ गे को एहसास हुआ कि उसके पिता कई रात छिपाकर बैठे थे। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह सच में उसके पिता से प्यार करती थी और क्या वह उन्हें अच्छी तरह जानती थी। नाना ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसे लगता था कि वह सिर्फ अपने पति के उस रूप को जानती थी जो एक पिता था। उसके अलावा वह उनके बारे में लगभग कुछ नहीं जानती थी। उस रात शहर में सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही थी, कई रहस्यमय घटनाएं भी घट रही थीं। तीसरी पीढ़ी की डायरेक्टर चुपके से मजदूरों से कुछ सामान एक बड़े ट्रक में लदवा रही थी। उसी समय कहीं कोई व्यक्ति आंखें जली हुई उस अज्ञात लड़के की लाश को घसीट रहा था। चंग डैड भी आधी रात को चुपचाप बिस्तर से उठा। चंग माम सोने का नाटक कर रही थी। पति के जाते ही उसने आंखें खोल दी। उधर पूरी तरह टूट चुका ए चंग घर लौटा। एजन ने उसे गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के सहारे खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी बीच वह रहस्यमय आदमी अपने कमरे में पहुंचा। दीवार पर लगी अखबार की एक कटिंग पर लिखा था, मोशू दी कहाँ है। उसने लाल पेन से उस वाक्य को बदल दिया। अब उस पर लिखा था, मोशू दी किस समय में है। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली झिलमिलाने लगी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फैंग पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और उसने जमीन पर बड़ी संख्या में मरे हुए पक्षी पड़े देखे। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि मोशू दी कहाँ है, सवाल यह भी था कि वह किस समय में है। और यहीं से कहानी हमें वापस उस रात में ले जाती है जिस रात यह सब शुरू हुआ था। विंडन केव के अंदर मोशू डी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। काफी देर भटकने के बाद आखिर उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, लेकिन तब तक सुबह होने लगी थी। वह तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा, मगर घर के बाहर खड़ी गाड़ियां उसे अजीब लगी। वे उन गाड़ियों जैसी नहीं थीं जिन्हें वह जानता था। उसने अपने घर की चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। तभी एक चमड़े की जैकेट पहने किशोर लड़का
बाहर आया। उसने कहा कि यह उसका घर है। उस लड़के ने अपना नाम ए च्यांग बताया। कुछ ही देर बाद उसकी बेसबॉल जैकेट पहने गर्लफ्रेंड उसे स्कूल चलने के लिए बुला ले गई। हैरान मो शू दी की नजर दरवाजे के पास पड़े अखबार पर गई। उसमें चेरनोबिल हादसे के बाद की खबर छपी हुई थी। तारीख थी 5 नवंबर 1986। मो शू दी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह कैसे संभव है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह 33 साल पीछे पहुंच चुका है। उधर शहर के लोगों के रहस्य लगातार गहराते जा रहे थे। अनवेई ने गुमशुदगी की खबर सुनकर रोना क्यों शुरू कर दिया था। चंग डैड जिस खून लगे स्वेटर को छिपा रहा था, उस पर किसका खून था। फू संडाई को गांजे वाले बैग में एक मोबाइल फोन मिला था, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा था, इसलिए वह उसे खोल नहीं पाया। क्या उस फोन में कोई महत्वपूर्ण राज छिपा हुआ था? दूसरी तरफ होंग माओ की मौत हो चुकी थी। उसकी लाश की हालत बिल्कुल उसी अज्ञात लड़के जैसी थी जो जंगल में मिला था। दोनों की हत्या एक ही तरीके से की गई लगती थी। जब होंग माओ पर प्रयोग किया जा रहा था, तब उसके पास रखा टीवी समय और अंतरिक्ष के मुड़ने की थ्योरी दिखा रहा था और ब्लैक होल में प्रवेश करने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा था। शायद यही उस प्रयोग का असली उद्देश्य था। अब यह साफ हो चुका था कि मो शू दी किसी तरह 33 साल अतीत में पहुंच गया है। ऐसा लगता था कि विंडन केव में समय यात्रा का कोई रहस्य छिपा है और पास का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शायद इससे जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह थी कि 1986 में पहुंचने के बाद मो शू डी ने सबसे पहले चेरनोबिल की खबर देखी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय यूरोप के लोगों के मन में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना को लेकर कितना डर था। मो शू डी अपने घर वापस पहुंचा था, लेकिन सब कुछ उसकी यादों से अलग था। वह घबराया हुआ दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर घर के अंदर चला गया। लिविंग रूम में एक दुखी महिला सोफे पर बैठी थी। जब उसने मो शू दी को माँ को पुकारते सुना तो वह उत्साहित होकर खड़ी हो गई। उसे लगा शायद उसका खोया हुआ बेटा लौट आया है, लेकिन जब उसने सामने एक अनजान बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में फिर निराशा भर गई। यह देखकर मो शू दी भी डर गया। वह खुद को छुड़ाकर तुरंत वहां से भाग निकला। दरअसल कुछ समय पहले ही इस शहर का एक लड़का रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पूरे शहर में उसकी गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए थे। मो शू दी भटकता हुआ स्कूल पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि वहां उसकी माँ मिलेगी, क्योंकि उसके समय में उसकी माँ स्कूल की प्रिंसिपल थी। लेकिन वहां पहुंचकर उसे लेदर जैकेट च्यांग की गर्लफ्रेंड मिली। उसी से उसे पता चला कि इस समय स्कूल का प्रिंसिपल एक पुरुष है। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर लगातार उस लापता लड़के की जांच कर रहा था। तभी उसे एक और शिकायत मिली। एक किसान ने सूचना दी कि उसके खेत की 33 भेड़ें एक साथ मर गई हैं। वे सभी मैदान में पड़ी थीं। उनके शरीर पर किसी तरह का घाव भी नहीं था। अजीब तरीके से मरी हुई भेड़ों को देखकर किसान ने बाइबल की एक आयत दोहराई। यह आयत उसे शहर में हाल ही में आए एक नए पादरी ने सिखाई थी। इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में बैठकर 33 भेड़ों की मौत की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। तभी मो शू दी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वह अपने पुलिस अधिकारी पिता को ढूंढना चाहता था। जब उसने बताया कि उसके पिता का नाम ए च्यांग है, तो इंस्पेक्टर ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। मो शू दी के कपड़े फटे हुए थे। उसके चेहरे पर भी चोट के निशान थे। इंस्पेक्टर को लगा कि शायद वह लेदर जैकेट च्यांग द्वारा तंग किया गया कोई बेचारा बच्चा है। मो शू डी ने एक बार फिर इंस्पेक्टर से तारीख पूछी और उसे वही जवाब मिला, 5 नवंबर 1986। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था। वह सचमुच समय में पीछे आ चुका था। यह बात इतनी अविश्वसनीय थी कि वह किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। मो शू दी आखिर समय में पीछे क्यों पहुंचा? इस सवाल का जवाब हमें भी उसके साथ धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। अब से कहानी में ऐसे कई किरदार दिखाई देंगे जो 2019 में दिखने वाले बुजुर्ग या अधेड़ लोगों के जवान रूप हैं। इसलिए पहचान आसान बनाने के लिए मैं सीधे बताऊंगा कि कौन किसका युवा रूप है। जिस घर में मो शू दी सबसे पहले पहुंचा था, वह दरअसल उसके पिता ए च्यांग का घर था। घर के अंदर बैठी दुखी महिला च्यांग मॉम थी और जिस लड़के के गुम होने की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी, वह च्यांग डी था, यानी ए च्यांग का छोटा भाई। वहीं ए च्यांग की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि ए जन थी, जो भविष्य में मो शू दी की माँ और स्कूल की प्रिंसिपल बनेगी। पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर लाओ चेन था। वह उसी परिवार से था जिसका जिक्र पहले किया गया था और आगे चलकर होटल मालिक महिला का नाना बनने वाला था। लाओ चेन की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए वह 2019 तक जीवित नहीं रहा। ध्यान रहे, उसे 2019 वाले अजीब कानों वाले बुजुर्ग हेगर से अलग समझना है। लाओ चेन ने फोन करके किसी को मो शू दी को अस्पताल ले जाने के लिए बुलाया। उसे लगा कि बच्चे को इलाज की जरूरत है। खुद वह ए च्यांग से बात करने निकल पड़ा। उसे लगता था कि ए च्यांग किसी कमजोर बच्चे को परेशान कर रहा है। उधर मो शू दी अकेला ऑफिस में बैठा था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद किसी तरह वह अपने माता पिता से संपर्क कर पाए। उसने फोन उठाकर अपने माँ बाप का नंबर मिलाया, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, यह नंबर उपलब्ध नहीं है। निराश होकर उसने मेज पर रखी एक छोटी सी खिलौना मूर्ति उठाई। कुछ देर उसे देखा, फिर अपनी जेब में रख लिया। मेज पर गुमशुदा लड़के से जुड़ी फाइलें भी रखी थीं, साथ ही ए च्यांग और उस लापता लड़के की एक तस्वीर भी थी। तस्वीर देखते ही मो शू दी चौंक गया। ये तो वही फोटो थी जो उसने अपने पिता के पास देखी थी। उसमें ए च्यांग और च्यांग दी साथ खड़े थे। मो शू दी अभी इस बारे में सोच ही रहा था
कि उसे लेने यूजी नर्स आ गई। उधर लाओ चेन ए चांग के घर पहुंचा। उसने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। अंदर ए चांग तेज संगीत चलाकर वीडियो गेम खेल रहा था। जब लाओ चेन ने उसे चेतावनी दी कि वह कमजोर बच्चों को परेशान करना बंद करे तो ए चांग पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इंस्पेक्टर क्या कह रहा है। यहाँ तक कि उसने सोचा कि शायद शहर का मशहूर शराबी इंस्पेक्टर फिर से ज्यादा पीकर आया है। उसका छोटा भाई गायब था और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई थी। इस वजह से ए चांग पहले ही नाराज था। लाओ चेन के बेबुनियाद आरोपों ने उसे और चिढ़ा दिया। लाओ चेन भी उससे बहस नहीं करना चाहता था। वह वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे में रखे जानवरों के फंदों पर पड़ी। उसे शक हुआ कि कहीं मैदान में मिली मरी हुई भेड़ों का मामला ए चांग से तो नहीं जुड़ा है। वह उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले चांग मॉम वहां आ गई। उसे सिर्फ एक बात जाननी थी, क्या उसके छोटे बेटे चांग दी का कोई पता चला? लेकिन लाओ चेन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ समय बाद मरी हुई भेड़ों का पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत अचानक दिल रुक जाने से हुई थी। डॉक्टरों का अनुमान था कि वे किसी भयंकर डर की वजह से मरी थीं। लाओ चेन को फिर शक हुआ कि कहीं ए चांग ने उन्हें डराया तो नहीं, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने यह संभावना खारिज कर दी। उसका कहना था कि कोई सामान्य इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सभी भेड़ों के शरीर बिल्कुल सही सलामत थे। उनके हाथ पैर भी सुरक्षित थे। इससे साफ हो गया कि ए चांग के घर में मिले जानवरों के फंदों का इस घटना से कोई संबंध नहीं था। आगे की जांच में एक और अजीब बात सामने आई। भेड़ों के कानों के अंदर की झिल्ली पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उधर अस्पताल में मोशु दी का इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों ने उसकी अच्छी देखभाल की, लेकिन वह खुद में सिमट गया था। वह किसी को अपना नाम तक नहीं बता रहा था, बस चुपचाप बैठकर रोता रहता था। यूजी नर्स ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसका मन बहलाने के लिए कुछ किताबें भी छोड़ गईं। उसकी नरमी और दयालुता देखकर आखिर मोशु दी ने बात करना शुरू किया। उसने धीरे से कहा कि वह भविष्य से आया है। यूजी नर्स ये सुनकर थोड़ी चौंकी जरूर, लेकिन फिर उसकी नजर उन विज्ञान और रोमांच की किताबों पर गई जो वह पढ़ रहा था। उसे लगा कि शायद बच्चा कल्पनाओं में खोया हुआ है और भविष्य से आने वाली बात सिर्फ उसकी बचकानी कल्पना है। उसी दिन लाओ चेन की बेटी ने विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट की दूसरी पीढ़ी की डायरेक्टर का पद संभाला। उस दौर में किसी महिला का इतने बड़े पद तक पहुंचना बहुत दुर्लभ बात थी। अपने करियर की इस बड़ी सफलता से वह बेहद खुश थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जब वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब रास्ते भर अपना उद्घाटन भाषण दोहराती रही, लेकिन उसकी बेटी को अपनी माँ की उपलब्धियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी पीढ़ी की इस डायरेक्टर की आंखें बेहद खूबसूरत थीं। असल में उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। हालांकि इस समय यह साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे की कहानी में यह बात महत्वपूर्ण बनती है। इसलिए उसे पहचानने के लिए हम उसे ऑड आइड वुमन कहेंगे। ऑड आइड वुमन की बेटी दा हुआन माओ थी, जो भविष्य में होटल मालिक महिला बनेगी, और इस समय वह बेहद खूबसूरत युवा लड़की थी। उधर मध्यम उम्र का हेगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में सुरक्षा कर्मचारी के रूप में काम करता था। ऐसा लगता था कि वह ऑड आइड वुमन को पसंद करता है। उसे काम पर आते देख वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे बधाई दी और एक उपहार भी दिया। काम के प्रति बेहद सख्त और अनुशासित ऑड आइड वुमन जैसे ही प्लांट के अंदर पहुंची, उसकी सहायक ने बताया कि एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। फिर उसने पिछले 2 वर्षों की वित्तीय रिपोर्ट भी उसके सामने रख दी। ऑड आइड वुमन ने रिपोर्ट के सिर्फ कुछ पन्ने ही देखे थे कि उसे आंकड़ों में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत न्यूक्लियर पावर प्लांट के संस्थापक और पहली पीढ़ी के डायरेक्टर मिस्टर ल्यू से मिलने का फैसला किया। उनके ऑफिस की ओर जाते समय उसकी मुलाकात उस पत्रकार से हुई। दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं लग रहा था। पत्रकार साफ तौर पर उससे प्रेम करता था। उसने अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन ऑड आइड वुमन इस समय प्लांट की समस्याओं में उलझी हुई थी। जब पत्रकार ने उसे शाम को मिलने के लिए कहा, तो उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस जाते जाते हल्के से उसकी उंगलियों को छू गई। अब राज की बात बता ही देते हैं। ये दाढ़ी वाला पत्रकार कोई और नहीं बल्कि युवा चांग डैड था। उधर मिस्टर ल्यू अपना सामान समेट रहे थे। वह रिटायर होने की तैयारी कर रहे थे। उनकी मेज पर रखी पारिवारिक तस्वीर से पता चलता है कि हेगर उनका बेटा है। और याद दिला दूं, 2019 में दिखाई देने वाले डॉक्टर आनवे मिस्टर ल्यू के पोते हैं। कुछ देर बाद ऑड आइड वुमन उनके ऑफिस पहुंची। वह उन संदिग्ध आंकड़ों के बारे में जवाब चाहती थी। मिस्टर ल्यू ने समझाया कि चेरनोबिल हादसे के बाद लोगों का न्यूक्लियर पावर पर भरोसा बहुत कम हो गया है। अब छोटी सी घटना भी पूरे प्लांट की साख को नुकसान पहुंचा सकती है, और विंडन शहर के ज्यादातर लोग इसी प्लांट पर निर्भर हैं। इसलिए कुछ बातें बाहरी दुनिया से छिपा कर रखनी पड़ती हैं। लेकिन ऑड आइड वुमन ने साफ कहा कि अब जब जिम्मेदारी उसके हाथ में है तो उसे पूरी सच्चाई जाननी होगी। आखिरकार मिस्टर ल्यू उसे जंगल के एक बंद इलाके में ले गए। वह क्षेत्र लोहे की जाली से घिरा हुआ था। उन्होंने उसे एक चाबी और एक लैंप दिया। ऑड आइड वुमन ने ताला खोला और अंदर चली गई। यह विंडन केव का एक दूसरा प्रवेश द्वार था। वह रस्सी के सहारे नीचे उतरी और गुफा के अंतिम हिस्से तक पहुंच गई। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा इलाका पीले रंग के बड़े बड़े ड्रमों से भरा हुआ था। उन पर खतरनाक पदार्थों के निशान बने हुए थे। इन ड्रमों में परमाणु कचरा भरा हुआ था। सच्चाई यह थी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने खतरनाक परमाणु कचरे को चुपके से इसी गुफा में छिपा कर रखता था। यह रहस्य जानकर ऑड आइड वुमन पूरी तरह हिल गई। उसका मन इतना विचलित हो गया कि वह चांग डैड से मिलने भी नहीं गई।
की। वह अकेले अपनी कार में बैठकर सब समझने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान उसने हेगर द्वारा दिया गया उपहार खोला। वह एक किताब थी जिसका नाम था टाइम ट्रैवल। याद कीजिए, यही किताब 2019 में उस रहस्यमय आदमी के कमरे में भी दिखाई दी थी। उधर जब ऑड आइड वुमन गुफा के रहस्य की जांच कर रही थी, तब शाम रात में बदल चुकी थी और अचानक पूरे शहर की बिजली टिमटिमाने लगी। उसी समय स्कूल के मैदान के ऊपर से मरे हुए पक्षी गिरने लगे। घटना की जांच करने पहुंचे लाओ सियन यह दृश्य देखकर घबरा गए। वह तुरंत अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गए और हैरानी से यह सब देखते रहे। उधर जंगल में एक लड़की उन मरे हुए पक्षियों का अध्ययन कर रही थी। वह उनके चित्र बना रही थी और नोट्स तैयार कर रही थी। यही लड़की आगे चलकर पुलिस अधिकारी ल्यू फांग बनेगी। दूसरी तरफ ए चांग बस स्टॉप पर अकेला बैठा था। तभी एक किशोरी उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में ए चांग के लिए साफ प्यार दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि युवा नाना थी। उधर अस्पताल में अफरा तफरी का फायदा उठाकर मो शुदी अपने कमरे से भाग निकला। वह सीधे विंडन केव की ओर दौड़ पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह फिर से उसी रास्ते से गुजरकर 2019 में वापस लौट सकता है। उसने अपनी जेब से खिलौना निकाला और दृढ़ निश्चय के साथ गुफा में प्रवेश कर गया। उसी समय 2019 में चांग अपने बेटे के कमरे में सोई हुई बेबस पत्नी को देख रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपने बेटे को ढूंढ कर रहेगा। चूंकि उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाने की अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए वह खुद विंडन केव पहुंच गया। वह उस लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसना चाहता था। उधर 1986 की गुफा में मो शू दी रास्ता ढूंढ रहा था। अंधेरे में भटकते हुए उसका पैर चोटिल हो गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। तभी कुछ बेहद अजीब हुआ। समय की दूरी के बावजूद अच्छांग और मो शू दी को जैसे एक दूसरे की आवाज सुनाई दी। दोनों उत्साहित होकर आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि अब वे एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद दोनों अलग अलग समय की अपनी अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए और फिर भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। समय की विशाल दीवार उनके बीच खड़ी थी। थके हुए पिता और बेटा अलग अलग युगों में बैठकर निराश हो गए। इसी दौरान शहर की एक घड़ी की दुकान में एक घड़ी साज किसी खास मशीन पर काम कर रहा था। जैसे ही उसने आखिरी पुर्जा लगाया, वह मशीन चलने लगी और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह वही मशीन है जो रहस्यमय आदमी के सूटकेस में रखी हुई थी। यहीं पर पहली बार समय के दरवाजे का रहस्य खुलता है। अब हम साफ तौर पर 30 साल अतीत में पहुंच चुके हैं। खुशकिस्मती से इस शहर के ज्यादातर लोग वही हैं जिन्हें हम 2019 में देख चुके हैं। बस उम्र ने उनके चेहरे बदल दिए हैं। जरा सोचिए, 33 साल बाद आप कैसे दिखेंगे। इन सभी किरदारों में सबसे आसानी से पहचानी जाने वाली यूजी नर्स है। यही आगे चलकर 2019 की यूजी नैनाई बनेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, यूजी नर्स के तो कोई बच्चे नहीं है, फिर वह भविष्य में दादी कैसे बनी? क्या आपके मन में भी कोई चौंकाने वाला अंदाजा आया? इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए।